Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Professor Zulkarnain Bukhari. Today we will discuss about the natural gas. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन हमारे पास ये चैप्टर था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और हमने जो कल का टॉपिक था उसके अंदर हमने कोल के बारे में पढ़ा था और बाकी जो सोर्सेज थे उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारे जो टॉपिक है वो हमारे पास है नेचुरल गैस। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास फॉसल फ्यूल्स आपको मिलते हैं तो उसमें आपको तीन चीज़ें जो है वो बेसिक मिलती हैं। एक आपके पास होता है यानी कि पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ना है, उसके अलावा कोल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, और आज हमारे पास है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस हमारे पास क्या होती है जी? बेसिकली हमारे पास गैसियस मिक्सचर होता है, ऐसा गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीन बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स भी आप लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स का वो हमारे पास गैसियस मिक्सचर जो मेनली एक कंपाउंड के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? मीथेन, विच इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ अ मीथेन। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? CH4। यानी कि हमारे पास वो गैसियस मिक्सचर हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ मीथेन से मिलकर बना होगा, मीन जो उसमें लार्ज अमाउंट होगी वो किसकी होगी? मीथेन की होगी, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस की कंपोजिशन की, कि नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हैं वो मिलकर इसकी कंपोजिशन बनाती हैं, तो मेन हमारे पास जो उसका मेन पोर्शन है वो देखा जाए तो वो हमारे पास मीथेन है। मेन पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस, पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, कि वो हमारे पास जो मीथेन है CH4 ऑलमोस्ट 85 to 90 जो % है वो हमारे पास क्या पाया जाता है? मीथेन इसके अंदर पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स। मीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? लोअर हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। मीन जिसके अंदर जैसे कि 2 कार्बन वाला हो गया, 3 कार्बन वाला हो गया, 4 कार्बन वाला हो गया, 5 वाला हो गया, दीज आर लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम। लाइक हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है इथेन भी पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? CH3 एंड CH3, मीन इसमें 2 कार्बन होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर प्रोपेन की भी कुछ कंसंट्रेशन पाई जाती है नेचुरल गैस के अंदर। इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे, CH3, CH2 एंड CH3, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? आगे बना रहा है अगले कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड इधर बना रहा है और 2 बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस तरह हमारे पास इसमें जो है ब्यूटेन भी हो सकता है, इनको आप लोग बोलते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन, मीन CH3, CH2, CH2 एंड CH3। मीन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 कार्बन होंगे उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 3 कार्बन वाले को आप लोग बोलते हैं प्रोपेन और 2 वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। एक वाले को आप लोग बोलते हैं मीथेन। मीन सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास मीथेन की होती है। बाकी ये आपके पास स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है नेचुरल गैस के अंदर जो है वो बेसिकली पाए जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास कैसे होती है, कि नेचुरल गैस कैसे बनती है। कल मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया था कि जब आप लोग क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक प्लांट को या ऑर्गेनिक मैटर को ज़मीन के नीचे दफन करते हैं, मीन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, जो एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, वो ब्राइड होते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तब ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है? डिकम्पोजिशन होती है। अब उसके डिकम्पोजिशन होने की वजह से मीन उसके ऊपर कुछ बैक्टीरियल और साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब उन बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के होने की वजह से क्या होता है कि उसकी डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन होने की वजह से वो आपके पास क्या पैदा हो जाती है? नेचुरल गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, साथ में कोल भी प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेस के बारे में अगर आप बात करते हैं कि जो हमारे पास ये नेचुरल गैस है इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो बेसिकली आप इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द पावर जनरेशन। मीन जो भी बिजली बनाने वाले इलेक्ट्रिसिटी के जो यानी कि घर हैं उन पावर जनरेट करने के लिए, मीन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको पहला यूज इसका वहाँ पर है। कोल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोल जो है उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए हमेशा क्या इस्तेमाल की जाती है? नेचुरल गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं, उनको चलाने के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, या
फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होगी उसके अंदर भी इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे क्या किया जाए, मीन प्रोडक्ट जो है वो बनाने के लिए इसको एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि आप इसको बेसिकली जो नेचुरल गैस है इसको घर के अंदर भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मीन घर के अंदर कुकिंग पर्पस के लिए जो है वो गैस जो इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास बेसिकली नेचुरल गैस ही है। उसके अलावा जब आप लोग इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास CNG, मीन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इस CNG को जो है बेसिकली जो आप लोग यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मीन जो आपके पास गाड़ियाँ वगैरह हैं, कार्स या टैक्सी वगैरह जो हैं बेसिकली, या बसेस वगैरह हैं, तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली CNG को इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है पेट्रोलियम। अब बात ये कि हमारे पास जो पेट्रोलियम है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ब्लैकिश, मीन ब्राउनिश या ग्रीनिश जो है, ग्रीन कलर का बेसिकली हमारे पास लिक्विड होता है, ग्रीनिश कलर लिक्विड, मीन हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में होगा। अब जो पेट्रोलियम है बेसिकली आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ये मिनरल ऑयल है, ऐसा मिनरल ऑयल जो कि इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, यानी कि जब आप उसको रिफाइंड करते हैं तो रिफाइंड फॉर्म के अंदर जो आपको मिनरल ऑयल मिलेगा उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, बल्कि पेट्रोलियम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, डीजल भी मिक्स है इसके अंदर, पेट्रोल भी है, हाई स्पीड ऑयल भी है, कैरोसिन ऑयल भी है, बाकी हाई स्पीड डीजल ऑयल भी है, उसके मोबाइल भी है, मीन सारी जो चीज़ें हैं वो पेट्रोलियम मिलकर बनाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की, तो हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होती है पेट्रोलियम की, फॉर्मेशन अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गेनिक मैटर को आप लोग बोराइड करते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, ऑर्गेनिक मैटर के बाद क्या होता है कि उसकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होने के बाद आपको तीन चीज़ें बेसिकली मिलती हैं, एक आपको कोल मिलता है, एक आपको नेचुरल गैस मिलती है, और साथ में आपको क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। मीन जो पेट्रोलियम है जब आप इसको क्या करते हैं, इसको हासिल करते हैं फ्राम द रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से आप लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये आपके पास लिक्विड होता है, ये ब्लैकिश कलर का जो है आपको लिक्विड मिलता है एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिनरल ऑयल से, ब्लैकिश कलर लिक्विड, ब्लैकिश कलर लिक्विड का जो आपको मिलेगा, इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलते हैं तब, क्रूड ऑयल। मीन के जो आपके पास इम्प्योर हालत में आपको ऑयल मिलता है, जो आप ज़मीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं या पत्थरों से, चट्टानों से आप निकालते हैं, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल बोलते हैं। अब ये क्रूड ऑयल जो निकलता है इसके अंदर काफ़ी सारी मिक्सिंग होती है, मीन इसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, और इस इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें ऐड होती हैं। अब हमने क्या करना होता है, इस क्रूड ऑयल की एक टेक्निक करते हैं हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल, जैसे कि हमने कोयले के अंदर की थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और इसकी हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यह आपका एमसीक्यूज में जो है वो पूछ सकता है कि कोयले की आप लोग हमेशा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और जो पेट्रोलियम है इसकी आप लोग क्या करते हैं, हमेशा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होता है कि जो पेट्रोलियम है इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है वो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मीन इसके अंदर पेट्रोल भी होगा, इसके अंदर जो है डीजल भी होगा, इसके अंदर जो है हमारे पास कैरोसिन ऑयल भी होगा, मट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हाई स्पीड ऑयल भी होगा, और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे इथेन हो गए जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इथेन प्रोपेन हो गया हमारे पास, ETC वो भी इसके अंदर होगा। मीन ये थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी है मैंने, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 200 प्लस जो है वो, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है वो पाए जाते हैं। अब हमने उनको अलग अलग कैसे किया, मीन पेट्रोल को कैसे अलग करना है, डीजल को कैसे अलग करना है, कैरोसिन को कैसे अलग करना है, हाई स्पीड ऑयल को कैसे अलग करना है, इन तमाम चीज़ों को सेपरेट करने के लिए केमिस्ट्री में एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। मीन तो इसकी डिफाइन हमारे पास क्या बनती है, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या हाइड्रोकार्बन्स के, मीन जितने भी कंपोनेंट होंगे पेट्रोलियम के कंपोनेंट, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट फ्रॉम पेट्रोलियम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब ज़ाहिर बात है कि बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद के ऊपर इन तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेट करना की टेक्निक को आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब ज़ाहिर बात है पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, डीजल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होंगे।
अब इसी बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको इवेपोरेट करवाते हैं और इवेपोरेट होने के बाद ये वेपर्स बन के उड़ जाते हैं। ऊपर से हमने इसको क्या कर लेना होता है, कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, सेपरेशन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम बात करते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल्स के हवाले से कि इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है हमारे पास, कि तो हमारे पास यहाँ पर जो नेचुरल गैस है अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास रेंज है बॉइलिंग पॉइंट की वो हमारे पास लेस देन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम ईथर कि जो पेट्रोलियम ईथर है इसका जो बॉइलिंग रेंज होती है वो हमारे पास होती है 20 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके अलावा जो हमारे पास गैसोलीन ऑयल होता है, गैसोलीन जो ऑयल है इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है 40 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस तरह हमारे पास होता है कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल मीन 175 से लेकर 325 डिग्री के दरमियान। तो ये हमारे पास कुछ जो है बॉइलिंग रेंज के टेम्परेचर्स हैं। मीन के 20 डिग्री पर जब ये बॉयल होगा तो ये इसके वेपर्स बन के ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वहाँ पर एक चैम्बर लगाया जाएगा, उसके वेपर्स वहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे और फिर इसको कूल डाउन कर कर इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर। इस तरह पेट्रोलियम के अंदर भी ये काम होता है, 20 से 60 डिग्री तक हम उसको बॉयल का टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका 20 से 60 के रेंज के अंदर क्या कलेक्ट होता जाएगा, पेट्रोलियम ईथर। तो 40 से 220 की रेंज में क्या कलेक्ट हो जाएगा, गैसोलीन। और इस तरह कैरोसिन ऑयल आपका होगा 325 की रेंज तक क्या इकट्ठा होगा आपका कैरोसिन जो ऑयल है वो बॉयल होता रहेगा। मीन इनका शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये 325 तक जो है आपको ये बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉयल होते रहेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होकर चैम्बर के अंदर क्या होते रहेंगे, कलेक्ट होते रहेंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आप उनको सेपरेट कर लेंगे और उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।